हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अनिरुद्ध सिंह। तो बेसिकली आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है नॉर्मल एंड अबनॉर्मल मोलर मासेस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो बेसिकली इसमें हम जो लास्ट पढ़ेंगे दैट इज वांट ऑफ फैक्टर। और वांट ऑफ फैक्टर हम किस लिए पढ़ते हैं वो भी आज हम सीखने वाले हैं। स्टार्टिंग से मैं बोलता आया हूँ वांट ऑफ फैक्टर। तो आज वो दिन आ गया है जिसको हम क्या पढ़ने वाले हैं, वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, तो आज आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर किस लिए यूज किया जाता है और वांट ऑफ फैक्टर हम किस लिए पढ़ते हैं। देखें, तो फिलहाल जो मेरे पास है दैट इज नॉर्मल एंड अब नॉर्मल मोलर मासेस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्योंकि थोड़ा सा बड़ा वर्ड हो गया है, मैं इसको शॉर्ट एंड वे में लिख देता हूं सीपी। तो आप ध्यान रखना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीपी, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, अब दो बातें सुने जरा। एक मेरे पास होंगी कैलकुलेटेड वैल्यूज और एक मेरे पास होंगी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज। ठीक है, तो दो टाइप की वैल्यूज है मेरे पास हो गई। कैलकुलेटेड का मैं पहले आपको मीनिंग बता दूं, जो भी आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी है दैट इज रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ था ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चार टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने वहां पढ़ी थी। ठीक, अब जो मेन बात है वो क्या है, अगर मैं किसी भी सॉल्यूट का मोलर मास निकालना चाहता हूं बाय द हेल्प ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम पढ़ चुके हैं पीछे, तो अगर मैंने वहां से मोलर मास निकाला है किसी भी सॉल्यूट का, ठीक, वो, और एक्सपेरिमेंटली मैंने अगर मोलर मास उसी सेम कंपाउंड का निकाला है वो, अगर ये दोनों मास सेम आ रहे हैं यानी कैलकुलेटेड वैल्यूज और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं अगर वो दोनों सेम आ रही हैं तो आप बोलोगे नॉर्मल मोलर मास है। और अगर कैलकुलेटेड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिफरेंट आ रही है तो आप बोलोगे अबनॉर्मल मोलर मास है। बात समझ में आ रही है? चार टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हमने क्या किया, सॉल्यूट का मोलर मास निकाला, उसी सॉल्यूट का मोलर मास जब हम एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं अगर वो सेम आ रहा है तो आप बोलोगे नॉर्मल मोलर मास है, और एक्सपेरिमेंटली पता चला कि तो मोलर मास है तो ज्यादा हो गया या तो कम हो गया तो आप बोलोगे अब नॉर्मल मोलर मास है। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल एंड अब नॉर्मल मोलर मासेस। यानी कैलकुलेटेड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दोनों सेम है तो आप बोलोगे नॉर्मल मोलर मास है। ठीक, और अगर दोनों वैल्यूज डिफरेंट हैं यानी कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंटल जो आप मोलर मास निकाल रहे हो किसी भी सॉल्यूट का अगर वो डिफरेंट आ रहा है तो आप बोलोगे अब नॉर्मल मोलर मास है। तो आई थिंक ये बात आपको अब समझ में आ गई होगी। तो अब यहां से अब आगे आपको देखना क्या है, देखें, ये तो बात आपको समझ में आ गई कि कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंटल अगर हम मोलर मास निकाल रहे हैं किसी भी सॉल्यूट का अगर वो सेम आ रहा है तो हमने बोल दिया नॉर्मल मोलर मास है, और अगर दोनों वैल्यू डिफरेंट आ रही है तो आपने बोल दिया अब नॉर्मल मोलर मास है। ठीक, अब देखें, नॉर्मल है कोई दिक्कत नहीं, बट ये अब नॉर्मल कैसे हो गया ये चेक करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, वांट ऑफ फैक्टर। तो ध्यान रखना वांट ऑफ फैक्टर के डेफिनेशन तो सारे क्वेश्चन सॉल्व होने ही है, ऐसा कुछ नहीं है, बट मेन जो पार्ट है वो ये है कि हम वांट ऑफ फैक्टर पढ़ते किस लिए। वांट ऑफ फैक्टर हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि जो अबनॉर्मेलिटी आ रही है वो कैसा आ रही है वो हम चेक कर सकें, फिर उसी हिसाब से हम क्या करेंगे डेली। तो अब समझते हैं वांट ऑफ फैक्टर होता क्या। आई थिंक ये आपने कर लिया होगा, हालांकि समझ में आ गया होगा कि कैलकुलेटेड और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज क्या है और नॉर्मल और अबनॉर्मल मोलर मास क्या है। ठीक है, फिलहाल देखें, अब आपको करना यह है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मेरे पास है वांट ऑफ फैक्टर, तो वांट ऑफ साइंटिस्ट थे जिन्होंने फैक्टर दिया है, इसका सिंबल है आई। ठीक है, तो वांट ऑफ फैक्टर बेसिकली क्या बताता है, अगर आपसे पूछा जाए कि हम वांट ऑफ फैक्टर किस लिए पढ़ रहे हैं तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज वांट ऑफ फैक्टर बताता है अब नॉर्मेलिटी को, कि जो अब नॉर्मेलिटी है वो कैसा आती है। तो इसने बताया अब नॉर्मेलिटी आने के चांसेस दो हो सकते हैं, या तो पार्टिकल डिसोसिएट हो रहे हों या फिर पार्टिकल एसोसिएट हो रहे हों। तो इस केस में अब नॉर्मेलिटी आने के चांसेस हैं। अब बात हमें अच्छे से समझ में आती है कि वांट ऑफ फैक्टर हम किस लिए पढ़ते हैं।
वांट ऑफ फैक्टर की डेफिनेशन क्या है ये तो मैं आगे भी पढ़नी है, फिलहाल हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, बिकॉज ये बताता है कि अगर मैं मोलर मास में अबनॉर्मेलिटी देख रहा हूं कि अबनॉर्मेलिटी कैसे आ गई मोलर मास के अंदर, तो वॉन्टॉफ ने यह बोला कि अबनॉर्मेलिटी में भी इन दो की वजह से हो सकती है, या तो पार्टिकल टूट रहे हों या फिर पार्टिकल जुड़ रहे हों। तो यही बात अब आपको समझनी है। देखें, मान के चलें ये मेरे पास मार्कर है, ठीक, एक पार्टिकल है। इस एक पार्टिकल को अगर मैं तोड़ दूं तो कितने पार्टिकल बने? 2। यानी पहले मैं केस समझाना चाह रहा हूं डिसोसिएशन का। तो पहले मान के चलते हैं ये एक पार्टिकल था, ये सॉल्यूट की बात कर रहा हूं, ठीक है। एक पार्टिकल है, तोड़ दूं तो कितने पार्टिकल बन गए? 2। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस बात पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। तो अब जरा ध्यान से देखें, पहले सॉल्यूट 1 था, मैं उसको तोड़ दूं तो सॉल्यूट हो गए 2, यानी डिसोसिएट की बात कर रहे हैं कि अगर सॉल्यूट 1 था, सॉल्यूशन में जाने के बाद ये टूट गया, डिसोसिएट हो गया, तो कितने पार्टिकल बने? 2। इसका मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है, यानी बढ़ रही है। ठीक, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखें सेकंड पार्ट, ये मेरे पास एक पार्टिकल था, मैंने जब इसको तोड़ा तो 2 पार्टिकल बने। ये बात तो मैं समझ में आ गई कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज हुई। ठीक, अब दूसरी बात, अब अगर आप यहां ध्यान से देखें, इस एक पार्टिकल का जो मास है मैं अपनी तरफ से लेट कर लेता हूं 100 ग्राम है, ठीक है। अब देखें यहां, तो अगर मैं इस पार्टिकल को तोड़ लेता हूं तो 2 पार्टिकल बने। मान लेते हैं इसका मास 80 है, इसका मास 20 है। तो अगर आप यहां देखें तो पहले जब पार्टिकल 1 था तो अकेले का मास ही 100 था। अब जब टूट जाता है तो अकेले का मास 80 है और अकेले का मास 20 है, यानी पहले जो मास था वो ज्यादा था इंडिविजुअली, और अब जो मास आ रहा है इंडिविजुअली वो कम आ रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? अगर मैं इसका पर्टिकुलर एक सिंगल सॉल्यूट पार्टिकल का मास 100 मान के चलता हूं और ये जब टूट जाता है तो इंडिविजुअल का मास 80 है, इंडिविजुअल का मास 20 है। इसका मतलब पहले इंडिविजुअल का मास 100 था, यानी पहले मास ज्यादा था और टूटने के बाद मास कम हो गया। इसका मतलब ये रहा कि जो मेरे पास कंपाउंड का मोलर मास है वो डिक्रीज हो गया। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब इन दोनों को ध्यान से देखें, इसका मतलब है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है, मोलर मास घट रहा है। इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो यहां से हमें मेन बात पता लग गई कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्स होती है मोलर मास की। हालांकि मैं इसको रिलेट करके अभी आपको आगे दिखाऊंगा कि रिलेट कैसे करेंगे। ऐसी अब सेम केस हम कर देते हैं एसोसिएट, यानी एसोसिएशन कर रहे हैं, यानी पार्टिकल को अब की बार जोड़ेंगे। 2 पार्टिकल मान लेते हैं, ठीक है। 2 पार्टिकल जब आपस में जुड़ेंगे, सॉल्यूट के पार्टिकल से ध्यान रखना, 2 पार्टिकल जब आपस में जुड़ेंगे तो कितने पार्टिकल बने? 1। यानी पहले पार्टिकल ज्यादा थे और अब पार्टिकल कितने हो गए? कम। यानी अगर पहले पार्टिकल ज्यादा थे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा थी, बिकॉज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज्यादा होगी। तो पहले पार्टिकल ज्यादा थे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा थी। अब मैं पार्टिकल को जोड़ रहा हूं तो पार्टिकल कम हो गए, यानी अब ये पूरा एक पार्टिकल हो गया। इसका मतलब पार्टिकल कम हुए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो गई। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज हो गई। ठीक, अब हम बात करते हैं किस चीज की? अब हम बात करते हैं मोलर मास की। मास की बात करें तो 2 पार्टिकल हैं, फिर से एक सिंगल का मास 80 मान लेते हैं, सिंगल का 20 मान लेते हैं। और जब ये पार्टिकल एसोसिएट होंगे, जुड़ेंगे, तो अब मास बढ़ना चाहिए क्योंकि अभी सिंगल होगा पूरा, यानी 100 जो मैंने अभी इसके लिखा था। इसका मतलब पहले इंडिविजुअल का मास 80 था, इंडिविजुअल का 20 था। अब जब ये जुड़े तो अब इंडिविजुअल का मास 100 आ गया, और 100 आ गया इसका मतलब मास पहले से ज्यादा बढ़ चुका है। इसका मतलब मोलर मास इंक्रीज हुआ है। अभी भी इन दोनों को ध्यान से देखें तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घट रही है, मोलर मास बढ़ रहा है। इसका मतलब अभी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्स आ रही है मोलर मास के। आप चेक कर सकते हो। तो आई थिंक अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि पार्टिकल के टूटने से मोलर मास घट रहा है।
पार्टिकल के जुड़ने से मोलर मास बढ़ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो अबनॉर्मेलिटी आ रही है वो पार्टिकल के टूटने या पार्टिकल के जुड़ने की वजह से आ रही है, जो कि एक्सप्लेन किया किसने, वॉन टॉफ ने। ठीक है, तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी। प्रीवियस लेक्चर में मैंने जितने भी आपको टॉपिक पढ़ाए थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, उसमें आपने एक बात नोटिस की होगी, मैंने जितना भी न्यूमेरिकल आपको कराया था वो किस चीज का था, वो था नॉन इलेक्ट्रोलाइट का। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो टूटते नहीं है और जो जुड़ते नहीं है। तो अभी एग्जांपल दूंगा कि ऐसे कौन से सैंपल है जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का वर्क करते हैं। ठीक, तो वहां से हमें चेक हो जाएगा कि हाँ भाई, सैंपल को देख के पता लग जाएगा कि ये टूटेगा या नहीं टूटेगा, या जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। तो अब हम शुरू करते हैं वॉन टॉफ फैक्टर की डेफिनेशन, फिर क्वेश्चंस अप्लाई करना शुरू करते हैं। डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा, एसोसिएशन होगा तो क्या होगा। अगर आप कुछ करना चाहते हो राइट डाउन तो कर सकते हो, हालांकि अभी इसमें कुछ करने लायक है नहीं, बट फिलहाल ये दो बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, देखें तो वॉन ऑफ फैक्टर की डेफिनेशन यानी आई। तो आई बेसिकली क्या बताता है, रेशियो बताता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, बस आप इतना ध्यान रखना, आई जो है यानी वॉन ऑफ फैक्टर जो है बेसिकली क्या बता रहा है, रेशियो को। तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो ये कह रहा है कि पार्टिकल टूटने और जुड़ने के बाद कितने बचे, ऊपर वो, और स्टार्टिंग में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने थे वो। तो वो दोनों वैल्यू अगर आप पुट कर दोगे तो वॉन ऑफ फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, एक एक करके मैं आपको समझाता हूं। देखें, जैसे पहला हम पढ़ना चाह रहे हैं डिसोसिएशन का केस। ठीक है, फिर उसके आगे हम पढ़ेंगे कि एसोसिएशन का केस क्या क्या होगा। देखें एग्जांपल, जैसे मेरे पास है NaCl। NaCl की बात करें तो आप सभी को पता है कि NaCl ब्रेक होता है प्लस में और माइनस में। इसका मतलब है कि जो मैं यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं वो होंगे इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी जो बेसिकली क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं या फिर ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइट्स के अगर पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है वॉन ऑफ फैक्टर अप्लाई होगा। जबकि मैंने प्रीवियस जो न्यूमेरिकल आपको कराए थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, वो एग्जांपल जो मैंने वहां यूज किए थे वो कौन से थे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी जो ब्रेक नहीं होते। अभी एग्जांपल दूंगा, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखें NaCl सभी को पता है कि ब्रेक होने के बाद क्या देगा, Na प्लस और Cl माइनस। ठीक है, अब यहां मेन बात जो आपको ध्यान रखनी है, मैं अपनी तरफ से ये लेट करके चलता हूं कि ये 100% टूट रहा है, सारा का सारा टूट रहा है। ठीक है, जब ये सारा का सारा नहीं टूटेगा तो फिर क्या होगा वो पढ़ाऊंगा अभी जस्ट आगे। ठीक है, तो मैं इसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मान रहा हूं कि ये 100% ब्रेक हो रहा है। ठीक, तो मुझे इसका वॉन ऑफ फैक्टर अगर निकालना है तो देखें टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, टूटने के बाद कितने पार्टिकल मिले, Na या आगे 1 है, Cl के आगे भी 1 है, तो टोटल कितने पार्टिकल मिले, 2, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल NaCl कितने थे, 1, यानी NaCl के जो आगे नंबर है वो कितना है, 1 है, तो अपॉन 1, तो कितना आ गया, 2, यानी NaCl का जो वॉन ऑफ फैक्टर आया है वो कितना आया है, 2 आया है। एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखें, जैसे मेरे पास है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, मैं इसे भी मान के चलता हूं कि कंप्लीटली ब्रेक हो रहा है, तो क्या बन गया Ca2 प्लस और 2Cl माइनस। अगर मुझे इसका वॉन ऑफ फैक्टर निकालना है तो एक तो Ca हो गया, ये चार्ज चेक नहीं होगा, Ca के आगे कितना नंबर है, 1, Cl के आगे कितना है, 2, तो 2 तो Cl हो गए, 1 हो गया कैल्शियम, टोटल पार्टिकल हो गए 3, अपॉन CaCl2 मैंने कितना यूज किया है, 1, तो टोटल क्या आ गया, 3, यानी CaCl2 का जो वॉन ऑफ फैक्टर आया वो कितना आया है, 3 आया है। तो अदर एग्जांपल भी देख लेते हैं, फिलहाल ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बाकी मैं इसको रफ कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखें मान लेते हैं मेरे पास अब की बार है K2SO4, मुझे इसका वॉन ऑफ फैक्टर निकालना है। तो K2SO4 कैसे ब्रेक होगा, 2K प्लस और SO4 2 माइनस। अगर मुझे इसका वॉन ऑफ फैक्टर निकालना है तो 2 तो हो गए K, 1 हो गया SO4,
तो टोटल पार्टिकल कितने मिले टूटने के बाद 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ K2SO4 कितना है, इसके आगे क्या है 1, तो ये कितना आ गया 3। ठीक, ऐसे मान लेते हैं मेरे पास अदर एग्जांपल है, सपोज करें K4FeCN का होल 6। अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो क्या बनेगा, 4K का मतलब 4K प्लस FeCN का होल 6 अब यहाँ 1K पे प्लस 1 का चार्ज है तो 4K पे कितना हो गया प्लस का 4, तो इस पर -4 का चार्ज होगा। ठीक, अब देखें वांट ऑफ फैक्टर अगर निकालना है तो इसके टूटने के बाद कितने पार्टिकल मिले, 4 तो मिले K और 1 ये मिला पूरा, तो टोटल पार्टिकल कितने हो गए 5 अपॉन K4FeCN का होल 6 मैंने कितना लिया है 1, तो कितना आ गया 5। तो अब अगर आप यहां ध्यान से देखो तो मैंने एग्जाम्पल रफ नहीं किया। NaCl का वांट ऑफ फैक्टर कितना आया 2, CaCl2 का कितना आया 3, K2SO4 का 3, K4FeCN का होल 6 का 5। इसका मतलब है कि जब हम केस पढ़ते हैं डिसोसिएशन का तो इस केस में वांट ऑफ फैक्टर की जो वैल्यू है वो 1 से ज्यादा आती है। ठीक है, ध्यान रखना। अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ डिसोसिएशन, अगर पार्टिकल टूट रहे हैं तो टूटने का मतलब है उसके लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा रहेगी हमेशा। तो आप देख सकते हो कि वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा आ रही है। ठीक है, तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। पहला केस ये हो गया डिसोसिएशन का। अब हम सेकंड केस देख लेते हैं एसोसिएशन का, और बहुत सारी चीजें अभी आपको आगे समझ में आने वाली है। ठीक है, तो इसलिए जो है टॉपिक को स्किप करके ना चलें, आगे धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो सारी बातें अच्छे से समझ में आएगी। वांट ऑफ फैक्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं और वांट ऑफ फैक्टर अप्लाई कैसे किया जाता है। ठीक है, देखें तो अगर आप ये चाहते हो राइट डाउन करना या स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। तो आई थिंक आपने कर लिया होगा। ठीक है, देख मैं इसको भी रफ कर देता हूं बिकॉज ऊपर लिख दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये हमने पहला केस पढ़ा है डिसोसिएशन का। अब अगर पार्टिकल एसोसिएट हो रहे हों, यानी एसोसिएशन अगर हो जाए तो क्या केस होगा, देखें फिलहाल मैं लिख देता हूं I = टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। मैं इसे रफ नहीं करना चाह रहा बिकॉज इसी के बेस पर आपको सारी बातें समझ में आएगी। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं सेकंड यानी एसोसिएशन का। यानी इस केस में हम पार्टिकल को जोड़ने वाले हैं। ठीक है, एग्जांपल देखें, जैसे मेरे पास है एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड अगर मैं 2 ले लूं तो 2 जुड़ के कितने बनेंगे 1। अब ये मैंने आपको पढ़ाया था 2 पार्टिकल को अगर मैं जोड़ दूं तो कितने पार्टिकल बनेंगे 1 पार्टिकल बनेगा। तो मैं यहाँ पे सोच के चलता हूं, जैसे मैंने बोला अभी पहले कि सारे का सारा पार्टिकल टूट रहा है, यानी जो भी सॉलिड आपके पास है वो कंप्लीटली 100% ब्रेक हो रहा है। तो मैं इसको भी अभी ऐसी मान के चलता हूं कि कंप्लीटली आपस में जुड़ रहा है 100%। ठीक, तो 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल मैंने जोड़ दिए, 2 नीचे आ गया। अब जरा ध्यान से देखें, 2 एसिटिक एसिड हैं, यहां पे इस पूरे के आगे क्या है 1। इसका मतलब है 2 जुड़कर 1 पार्टिकल बना है। आप इस पे ध्यान मत देना। ठीक है, तो 2 जुड़कर 1 पार्टिकल बना है। तो अगर 2 जुड़कर 1 पार्टिकल बने तो इसको हम बोलते हैं डाइमर। ठीक है, 2 पार्टिकल जुड़कर अगर 1 बन जाए तो उसे हम बोलेंगे डाइमर। 3 होता अगर यहां पे तो 3 जुड़कर अगर 1 बनता तो उसको हम बोलते हैं ट्राइमर। 4 होता, 4 जुड़ के 1 बनता तो उसको हम बोलते हैं टेट्रामर। ऐसे 5 होता तो पेंटामर, हेक्सामर, ऐसे। ठीक है, अब देखें डाइमर ये जो बना है तो बेसिकली ये दोनों आपस में जुड़ते कैसे होंगे एक बार मैं आपको बता देता हूं। ये हो गया एसिटिक एसिड पहला, अभी एक और एसिटिक एसिड बाकी है तो दूसरा हो गया ये। तो जो दोनों एसिटिक एसिड हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही है कि जो डाइमर बना है यानी जो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल 2 आपस में जुड़े हैं वो कैसे जुड़े हैं, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
तो इसे हम बोलते हैं बेसिकली क्या है, डाइमर, बिकॉज दो पार्टिकल जुड़कर एक बना है। अब निकालना मुझे यहां से क्या है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर। वॉन्ट ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। डिसोसिएशन का केस हम पढ़ चुके हैं, तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एसोसिएशन। जुड़ने के बाद कितने पार्टिकल बने, एक, क्योंकि यहां पे वन है, एक, अपॉन टोटल पार्टिकल कितने, दो, कितना आ गया 0.5। बात समझ में आ रही होगी। ऐसी मान लेता हूं मेरे पास है C6H5COOH, ठीक, इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। ठीक, ये मैंने ले लिया दो, तो दो जुड़कर कितना बन जाएगा, फिर से एक। ठीक है, ये दो जुड़कर फिर से क्या बन गया, एक। तो इसका वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या आ जाएगा, जुड़ने के बाद कितने बने, एक, जुड़ने से पहले टोटल कितने थे, दो, तो ये भी कितना आ गया 0.5। ठीक है, अगर आप यहां ध्यान से देखें, ठीक, तो मैंने यहाँ पे डाइमर बनाया है, यहाँ पे मैंने क्या बनाया, डाइमर बनाया है। तो शॉर्ट एंड ट्रिक ये है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो जनरली क्या बनाते हैं, डाइमर बनाते हैं। ट्राइमर वगैरह भी मैं आपको सब बना के दिखाऊंगा एक एक करके। ठीक है, फिलहाल अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी आई है, पहले वाले केस के लिए 0.5, दूसरे वाले केस के लिए भी कितनी आई है, 0.5। इसका मतलब है अगर पार्टिकल एसोसिएट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आएगी। समझ में आ रही बात ये, अगर पार्टिकल एसोसिएट हो रहे हैं तो उस केस में वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 से कम आएगी, 0.5, 0.5। तो अब ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। डिसोसिएशन, एसोसिएशन क्या होता है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर निकालते कैसे हैं। ठीक है, अगर पार्टिकल टूट रहे हैं तो कैसे निकालते हैं, और पार्टिकल जुड़ रहे हैं तो कैसे निकालते हैं। तो आई थिंक यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। आप राइट डाउन करना चाहते हो तो कर लो, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें और क्या क्या बचा हुआ है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कि वॉन्ट ऑफ फैक्टर अप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, वॉन्ट ऑफ फैक्टर की आखिरकार कहानी क्या है, देखें। एग्जाम्पल लेके चलता हूं, यही एसिटिक एसिड का ले लो। ठीक है, दो जुड़कर कितने बने, एक। यहां तक बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब देखें, अगर मैं एसोसिएशन की बात कर रहा हूं तो डिसोसिएशन भी मुझे आराम से समझ में आ जाएगा, अगर मुझे ये समझ में आ जाए। फिर उसको समझाने वाली बात नहीं है, वो तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। देखें, एसिटिक एसिड मेरे पास है, अगर मैं इसका मोलर मास जोड़ूं तो C का मास 12 प्लस 3H का 3 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 और 16 प्लस H का 1। जब आप इसे पूरे को जोड़ोगे तो ये आएगा 60। ठीक है, यानी एसिटिक एसिड का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, 60 होता है। अब एक बात सुने, अगर एसिटिक एसिड का मोलर मास 60 है, ठीक, जो कि मैंने भी कैलकुलेट किया, तो अगर मोलर मास इसका 60 है तो जब मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा तो भी मोलर मास 60 आना चाहिए। भाई सिंपल सी बात है, अगर एसिटिक एसिड का मोलर मास में निकाल सकता हूं तो इसका मतलब एक्सपेरिमेंटली भी इतना ही मिलना चाहिए मुझे, 60। तो एक्सपेरिमेंटली अगर मास इतना ही मिल रहा है, मैं बोलूंगा नॉर्मल मोलर मास है, जो मैंने स्टार्टिंग अभी की थी शुरुआत में। और अगर 60 नहीं आ रहा, कम या ज्यादा आ रहा है, तो बोल दूंगा अब नॉर्मल मोलर मास है। और वो अब नॉर्मलिटी कैसे आ रही है फिर हमें वो देखनी पड़ेगी। देखें, एसिटिक एसिड का मोलर मास 60 होता है, ये हमें पता है। ठीक, तो मैं इसको बोलता हूं नॉर्मल मोलर मास। अब मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि मोलर मास आप जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब यहां ध्यान से देखें, एसिटिक एसिड 2 हो गए, यानी पहले तो इंडिविजुअल था। भाई पहले जो एसिटिक एसिड आपने लिए थे वो कितने लिए थे, 2 लिए थे, दोनों अलग अलग थे। तो अगर मैं एक की बात करूं बेसिकली, तो एक का मोलर मास तो 60 हुआ ना, और एसिटिक एसिड का मास अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बोलोगे हमेशा हाँ भाई 60 होता है। बट जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो यहां देखें कि 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल अब जुड़े हुए हैं। 2 पार्टिकल जब जुड़ जाएंगे तो अब तो पूरे का मास निकाला जाएगा ना, यानी पूरा एक पार्टिकल हो चुका है। ठीक, इसका मतलब है 60 × 2 यानी कितना आ गया, 120।
तो अब की बार जो मोलर मास है वो निकल के आया 120, यानी ये अब नॉर्मल हुआ या नहीं, बोलो। यानी जब मैं एसिटिक एसिड का मोलर मास निकालता हूं तो कितना मिलना चाहिए था, मुझे 60 मिलना चाहिए था, चाहे मैंने कैलकुलेट किया हो चाहे मैंने एक्सपेरिमेंटली निकाला हो, 60 आना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से 60 था। जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो मुझे पता चला मास जो है वो तो 120 निकल के आया। इसका मतलब ये तो गड़बड़ वाली बात हो गई, या नहीं? क्योंकि हमारे हिसाब से तो 60 आना था, जबकि आया क्या 120। मैं तो सोच के चल रहा था एसिटिक एसिड का एक सिंगल पार्टिकल होगा, ऐसे पड़ा होगा। अब मुझे क्या पता था कि वहां पे दो पार्टिकल आपस में जुड़कर एक ही दिखाई दे रहा है वो। इसका मतलब है जो मोलर मास था उसमें अबनॉर्मेलिटी क्रिएट हो गई। क्या ये अबनॉर्मेलिटी पार्टिकल के जुड़ने की वजह से हुई है? सिंपल सी बात है, दिख रहा है पार्टिकल जुड़े तभी तो अबनॉर्मेलिटी क्रिएट हुई। इसका मतलब है जो वॉन ऑफ है उसने बता दिया कि जो अबनॉर्मेलिटी आ रही है वो पार्टिकल के जुड़ने की वजह से आ रही है। ठीक, इसका मतलब है कि जो अबनॉर्मेलिटी अगर पार्टिकल के टूटने की वजह से भी तो आ सकती है, यानी अगर पार्टिकल टूट रहे हैं तो भी उस केस में अबनॉर्मेलिटी आने के चांसेस है, क्योंकि पार्टिकल टूटेगा तो मोलर मास घटने के चांसेस होते हैं। जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि पार्टिकल टूटा तो पहले मास 100 था, अब मास 80 और अब मास 20 हो गया, यानी मास घट रहा है। तो अब जरा ध्यान से सोचें, अब नॉर्मल जो मोलर मास मुझे मिला वो एक्सपेरिमेंटली 120 मिला ना, मैं इस बात को झुगला नहीं सकता, ये बिल्कुल ठीक बात है। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए था, बट प्रैक्टिकली ये मिला है मुझे 120। इसका मतलब बिल्कुल राइट है। अब देखें, अगर 60/120 में कर दूं, मान के चलें, तो कितना आया 1/2 ये आया। ठीक है, इसका मतलब है 60 मैंने क्या रखा है, नॉर्मल मोलर मास। मैं इसको यहां लिख देता हूं, नॉर्मल मोलर मास तो मैंने ऊपर रखा। ठीक, अब नॉर्मल मोलर मास मैंने नीचे रखा। यहां तो बात ठीक है, 60 ऊपर आ गया नॉर्मल, और अब नॉर्मल में 120 नीचे आ गया। अच्छा, जरा इसका वॉन ऑफ फैक्टर बताना, निकाल के क्या आएगा। जुड़ने के बाद पार्टिकल कितने, 1 अपॉन जुड़ने से पहले कितना है टोटल, 2। तो वॉन ऑफ फैक्टर क्या आ रहा है 1/2, ये भी तो 1/2 आ रहा है। इसका मतलब ये वॉन ऑफ फैक्टर है या नहीं है, समझ आ रही बात ये। यानी वॉन ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका एक ये भी है और एक ये भी है, नॉर्मल मोलर मास अपॉन अब नॉर्मल मोलर मास। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही होगी। तो ध्यान रखना, अगर मैं क्या करूं, अब नॉर्मल मोलर मास यहां लिया हूं, वॉन ऑफ फैक्टर को नीचे लिया हूं। देखें, अब नॉर्मल मोलर मास इज इक्वल टू वॉन ऑफ फैक्टर को नीचे लियो आई, और ऊपर क्या है नॉर्मल मोलर मास। ठीक है, देखें नॉर्मल मोलर मास की बात करें तो नॉर्मल मोलर मास कितना है 60 अपॉन वॉन ऑफ फैक्टर इसके लिए निकल के कितना है 1/2 2 ऊपर आ गया तो 60 इंटू 2 120, दैट इज अब नॉर्मल एंड दैट इज प्रैक्टिकली। ओहो, अब बात समझ में आ गई। तो आप देख सकते हो कि मैं कैसे भी करके वॉन ऑफ फैक्टर को रिलेट कर सकता हूं कि ये प्रैक्टिकली जो है क्या कहानी हुई है, वॉन ऑफ फैक्टर क्यों आया है, वॉन ऑफ फैक्टर को मैं अदर कैसे कैसे वे में एक्सप्रेस कर सकता हूं। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप यहाँ से कुछ राइट डाउन करना चाहते हो या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, क्योंकि मैं आपको वॉन ऑफ फैक्टर का एक और नया केस दिखाने वाला हूं जिससे ये बात और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखें, तो आई थिंक आपने कर लिया होगा। ठीक है, देखें, वॉन ऑफ फैक्टर से एक बात और हमें समझ में आती है, यानी वॉन ऑफ फैक्टर निकालने का एक और तरीका देखें। अभी मैंने आपको बोला कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्स होती है मोलर मास के, ये भी मैंने बीच में आपको बोला था, समझ में आ गई होगी बात। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं इसको और अच्छे से कैसे दिखा सकता हूं, आपको आगे दिखाऊंगा। अभी तो ये दोनों बातें मैंने आपको पार्टिकल तोड़ के और जोड़ के समझाई, तो ये वाली बात मैं आपको आगे भी अभी दिखाऊंगा। ठीक है, फिलहाल देखें, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्स होती है मोलर मास के। यहां कौन है, मोलर मास है। तो अगर ऊपर नॉर्मल मोलर मास है, ठीक, तो इसका मतलब है ऊपर अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्योंकि इनवर्स है ना।
ठीक है, यानी नॉर्मल वर्ड नीचे, अब नॉर्मल वर्ड ऊपर आ जाएगा अगर मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म्स में लिखूं, यानी आई इज इक्वल टू अब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नीचे अब नॉर्मल है तो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इनवर्स है ना, इनवर्स है इसलिए। तो नॉर्मल मोलर मास, इसका मतलब है, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती तो आप ऐसे भी देख सकते हो, नॉर्मल मोलर मास इनवर्स होगा किसके, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के, इनवर्स होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है अगर ये इनवर्स है तो अगर मैं नॉर्मल मोलर मास की वैल्यू यहां पे रख रहा हूं तो नीचे आनी चाहिए नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी ये। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखें, अगर मैं इस अब नॉर्मल की बात करता हूं तो मैंने अभी बोला क्या ये प्रैक्टिकली है भाई, 120 जो अब नॉर्मल आया ये प्रैक्टिकली है, नहीं ऑब्जर्व है। मुझे ऑब्जर्व का मतलब जो मैंने प्रैक्टिकली पता किया कि अच्छा ये वैल्यू निकल के आई है, तो इसे मैं ऑब्जर्व या इसे मैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी बोल सकता हूं। इसका मतलब है मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई है। ठीक है, वो मैं भी लिखूंगा आगे जाके। वहां से अगर मैं मोलर मास निकालता हूं तो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी जो मैंने कैलकुलेट की है। तो मैं वांट ऑफ फैक्टर को ऐसे भी निकाल सकता हूं, यानी ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाता हूं एक बार कि क्या क्या कहानी है। तो आई थिंक आपने सब कुछ अगर कर लिया हो तो बेटर है। ठीक है, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, क्योंकि मैं आपको ये कहानी समझाने वाला हूं कि वांट ऑफ फैक्टर को और अदर वे में कैसे हम लिखेंगे, या वांट ऑफ फैक्टर को अगर मैं रिलेट करना चाहता हूं कि अगर वांट ऑफ फैक्टर अच्छा ऐसे लगाया गया है इस वजह से, यानी रटना नहीं है, समझना है बात को। ठीक है, देखें, अब मैं इसको रफ कर देता हूं, एक एक करके बात को समझे। देखें, मैंने जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी प्रीवियस लेक्चर में, वो 4 पढ़ाई थी। ठीक, एक क्या थी, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट डब्ल्यू अपॉन एम, यानी डब्ल्यू ए अपॉन एम में इंटू, या मान सकते हो इसको बी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, एम में अपॉन डब्ल्यू ए। ठीक है, ये मैंने कहा था कौन है, सॉल्यूट है। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है वो कौन था, सॉल्वेंट था। अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो प्रीवियस वीडियो में जाके पढ़ सकते हो। फिलहाल सेकंड था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, एक ही हमने पढ़ा था। थर्ड डेल्टा टी एफ, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज के एफ डब्ल्यू 1000 एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। जिसको याद ना वो ध्यान रखेंगे कि ये 1000 मैंने बताया था, अगर सॉल्वेंट ग्राम में है तो ऊपर 1000 आ जाएगा, और अगर केजी में है जो सॉल्वेंट है तो 1000 नहीं आएगा। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी थी ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। ठीक है, या फिर पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम वी आर टी। ठीक, तो ये 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। अब देखें, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब देखें, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्स, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्स, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्स, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्स। तो अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि क्यों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्स है मोलर मास के। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये बात आपको समझ में आ गई कि इनवर्स जो आया है, एक तो मैंने पार्टिकल को तोड़ने और जोड़ने से आपको बता दिया, और दूसरी बात मैंने आपको यहां से भी बता दिया कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास के इनवर्स होती है। ठीक, अब जो मेन बात है वो क्या है, देखें, इस पे फोकस करेगा, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इस वाले पार्ट को यहां लियो,
या इसको यहां लिया हो, इसको यहां लिया हो, तो यह आ गया ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू, ये यहां आ जाएगा आई इंटू कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखें ये जो मेरे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दीज आर कैलकुलेटेड, मतलब अगर मुझे कहीं से भी मोलर मास निकालना है तो मैं यहां से कैलकुलेट कर सकता हूं। इसका मतलब ये कैलकुलेटेड मेरे पास सारा पार्ट होगा, एक्सपेरिमेंटल नहीं है, कैलकुलेटेड। ठीक है, देखें अगर मैं इस कैलकुलेटेड वैल्यू को यहां रख दूं और वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो उस केस में मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि इसका मतलब है अगर मुझे ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चाहिए, एक्सपेरिमेंटली वैल्यू अगर मुझे चाहिए जो बिल्कुल ठीक हो, तो मुझे कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में वांट ऑफ फैक्टर की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यानी जितनी भी ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं इन सभी में वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात है आपको? इसका मतलब है क्या मुझे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉडिफाई करनी पड़ी? यस, क्योंकि यहां से जो मैं आप निकाल रहा हूं किसी भी सॉल्यूट का मोलर मास, मैं बता रहा हूं फिर से, जो सॉल्यूट मैं यहाँ पे लेने वाला हूं वो इलेक्ट्रोलाइट है, या तो वो टूट रहा है या तो वो जुड़ रहा है। अगर वो कुछ नहीं हो रहा तो फिर क्या होगा वो पढ़ाऊंगा भी आगे। ठीक है, फिलहाल देखें ये मेरे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अगर मैं इसमें वांट ऑफ फैक्टर की मल्टीप्लाई कर दूं आई की सभी में, तो मेरे पास ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी यानी एक्सपेरिमेंटल। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी सारी। आप राइट डाउन करना चाहते हो तो कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, इसके बाद हम आगे बात शुरू करते हैं। तो आई थिंक आपने कर लिया होगा। ठीक, अब देखें मैं इसको अभी इस मैनर में लिखूंगा तो कंफ्यूज मत होना आप कि अभी तो लिखा ही नहीं पूरा, मतलब क्या समझ में आएगा। देखें तो अब जो मेरे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्चुअली मिली, पहली रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर WB अपॉन MB इंटू MA अपॉन WA। ठीक है, ये सॉल्यूट के लिए है, ये सॉल्वेंट के लिए, ये पहले हम पढ़ चुके हैं। सेकंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी KB इंटू W इंटू 1000 अपॉन M इंटू कैपिटल W। ठीक, तीसरी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट W इंटू 1000 अपॉन M इंटू कैपिटल W। चौथी ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इजिकल टू W अपॉन MBRT। तो ये मेरे पास हो गई सारी चारों की चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, अब देखें इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में अगर मैं वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं, इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में अगर मैं वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास निकल के आ जाएगा ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी एक्सपेरिमेंटल हो गई है। यानी अब जो मोलर मास यहां से निकल के आएगा वो कैसा आएगा, बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। तो अब मैं इसको बोल सकता हूं क्या, मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। समझ में आ रही बात है, क्योंकि अब मैंने इसको मॉडिफाई किया है, दैट इज मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम इसको बोल सकते हैं। तो आई थिंक ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब मेन बात, अब मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, देखें अभी आपने पढ़ा अगर कोई पार्टिकल डिसोसिएट हो रहा है यानी टूट रहा है तो उसके लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। ठीक, अगर कोई पार्टिकल एसोसिएट हो रहा है तो उसके लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू लेस देन 1 होगी, अभी हमने पढ़ा। ठीक, अब मान के चले कोई पार्टिकल ऐसा है जो ना तो डिसोसिएट हो रहा है और ना ही एसोसिएट हो रहा है। ठीक है, यानी कोई सॉलिड अगर आपके पास ऐसा है जो ना तो टूट रहा है और ना ही जुड़ रहा है तो उसके लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 लेंगे। अगर हम बात करते हैं एज इन क्लास 12th या फिर हम बात करते हैं किसी कंपटीशंस की, तो वहां पे वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू पूछी जाती है कि 1 से ज्यादा होगी तो इसका मतलब क्या है, 1 से कम होगी तो इसका मतलब क्या है, या इजिकल टू 1 होगी तो इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब देखें अगर आई की वैल्यू 1 है, मान के चले यहां 1 रख दूं कोई चेंजेस नहीं आएगा, यहां 1 रख दूं कोई चेंजेस नहीं आएगा, यहां 1 रख दूं कोई चेंज नहीं आएगा, यहां 1 रख दो कोई चेंज नहीं आएगा। बट अगर 1 से ज्यादा 1 से कम रख दूं तो चेंज आएगा। इसका मतलब है
कि अगर कोई पार्टिकल ना तो टूट रहा है ना ही जुड़ रहा है तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर लगाने की नीड नहीं है। बट मेन बात ये आती है, हमें कैसे पता भाई कि देख के कि यहाँ पे वॉन्ट ऑफ फैक्टर लगेगा या नहीं, मतलब ये टूटेगा या नहीं टूटेगा, या जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। तो कुल मिलाकर आई की वैल्यू जो 1 है, यानी वो पार्टिकल जो ना तो टूटेंगे ना ही जुड़ेंगे, वो कौन है? वो है आपके पास ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, कैन शुगर एक्सेट्रा। तो इनके लिए वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 होती है। तो आई थिंक ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी कि आई की जो वैल्यू 1 है वो किस टाइप के सॉलिड के लिए यूज होती है। इसलिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जो न्यूमेरिकल कराए थे वो ग्लूकोज के या सुक्रोज के या यूरिया के या कैन शुगर के थे। मैंने वो वाले सॉलिड यूज नहीं किए जो टूट रहे थे या जुड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पे वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू या तो 1 से ज्यादा आती या 1 से कम आती, तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम यानी एक्चुअल जो वैल्यू है वो आपको नहीं मिल पाती, तो आंसर आपका गलत आता। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि क्यों मैंने न्यूमेरिकल प्रीवियस लेक्चर में इन चारों में से किसी में से एक या दो के मैंने यूज किए, क्योंकि ये ना तो टूटते हैं और ना ही जुड़ते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी कि कब मुझे वॉन्ट ऑफ फैक्टर लगाना है और कब नहीं लगाना। ठीक है, तो आप इसको राइट डाउन करना चाहते हो तो कर सकते हो, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखें, तो अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं कि और इसमें क्या क्या चीजें भी बाकी हैं। देखें, हमारे पास टर्म आएगा अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फिर हम आगे जाके पढ़ेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, डिग्री वर्ड का बेसिकली मीनिंग होता है कि अगर कोई पार्टिकल टूट रहा है तो कितना टूटेगा। अभी जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको ये बोला था कि जो पार्टिकल है मैं अपनी तरफ से लेट करके चल रहा हूं कि कंप्लीटली सारा का सारा ही टूट रहा है, यानी वो स्ट्रॉन्ग का केस हुआ। अगर वीक कोई मेरे पास केस है यानी पार्टिकल सारा नहीं टूट रहा, तो उसके लिए हम पढ़ते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आखिरकार कितना टूटेगा वो हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। डिग्री वर्ड का मतलब है कितना। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का सिंबल होता है अल्फा। ये निकालते कैसे मैं आपको एक बार समझा देता हूं। देखें, अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक, तो उसके लिए अल्फा की वैल्यू 1 होती है। ये आपने 11वीं में पढ़ा होगा, ना पढ़ा हो फिर भी अब ध्यान रखना। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक, तो उसके लिए अल्फा की जो वैल्यू है वो 1 से तो कम होगी और 0 से ज्यादा होगी। यानी अगर मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। 1 का मतलब क्या है? जितना मैंने लिया सारा का सारा टूट गया। ठीक, वीक की बात करें तो वीक के लिए हमारे पास जो वैल्यू होगी वो 1 से कम होगी या 0 से थोड़ी सी ज्यादा होगी। अब इस बात को समझे, मैं दोनों को आपको करके दिखाता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, देखें, मान के चलें NaCl है, ठीक, मैंने इसको ब्रेक किया तो क्या बना Na+Cl-। ठीक है, अब देखें, अगर आपने पढ़ा होगा 11वीं में ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ठीक है, तो वहां उस लॉ से आपने पढ़ा होगा कि निकालते हम कैसे कैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो फिर भी मैं आपको रिपीट कर देता हूं। देखें, मान लेते हैं स्टार्टिंग में, इनिशियल में इसके 1 मोल है, यानी NaCl का 1 है ना यहाँ पे, यानी 1 मोल है। इसका मतलब है मैंने NaCl अभी लिया है, टूटना शुरू नहीं हुआ। अगर टूटना शुरू नहीं हुआ तो ये बनेगा भी नहीं, यानी 0 और 0। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इनिशियल में NaCl के मैंने 1 मोल लिए हैं, अब ये टूटना शुरू नहीं हुआ है इसलिए इन दोनों की वैल्यू 0 है। इसका मतलब अगर ये टूटा नहीं तो ये बना भी नहीं है। आफ्टर सम टाइम यानी इक्विलिब्रियम पर, ठीक, मान लेते हैं इसमें से अल्फा अमाउंट टूटी, यानी थोड़ा बहुत टूटा। थोड़ा बहुत टूटा है तो थोड़ा बहुत बनेगा भी, यानी अल्फा इसके लिए बनेगा और अल्फा इसके लिए बनेगा। 11वीं में आपने पढ़ा था अगर यहाँ पे 1 है तो अल्फा 1 ही रहने दो, अगर Na 2 होते तो 2 अल्फा, 3 होते तो 3 अल्फा। ठीक, ऐसे Cl 1 है तो 1 अल्फा, Cl 2 होते तो 2 अल्फा, 3 होते तो 3 अल्फा। ठीक है, अब देखें, वॉन्ट ऑफ फैक्टर मुझे निकालना है। वॉन्ट ऑफ फैक्टर ने क्या बोला था कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। तो टूटने के बाद पार्टिकल ये बने, लेफ्ट ये भी तो रह गए, तो टूटने के बाद यानी ये सारा,
टूटने से पहले टोटल कितने थे? एक, यानी शुरुआत में तो एक ही था ना, टूटने के बाद ये सारी कहानी हुई है, तो यानी 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल स्टार्टिंग में कितने थे? एक। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब पार्टिकल टूटे तो टूटने के बाद इतने तो बने, इतने रह गए, टोटल ये हो गए, अपॉन स्टार्टिंग में कितने थे? 1 नीचे आ गया। तो अब ये क्या बच गया? आई इज इक्वल टू 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा प्लस एल्फा, एल्फा से एल्फा कैंसिल हो गया, आई इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 प्लस एल्फा। तो यहां तक आपको बात समझ में अब आ गई होगी, ठीक है। अब यहां से आगे देखें, अब दोनों केस आपको समझाता हूं अच्छे से। अगर ये NaCl स्ट्रॉन्ग है तो क्या ये सारा का सारा टूटेगा? टूटेगा। अगर ये सारा का सारा टूटेगा तो स्टार्टिंग में मैंने इसका 1 मोल लिया, क्योंकि ये मैंने लिया है भी, टूटा नहीं है, तो 0 और 0। अब एक बात सोचो, इक्विलिब्रियम पर अगर ये सारा का सारा टूटा तो फिर तो यहां कुछ नहीं बचा ना भाई, 1 मोल से कितना हो जाएगा? 0, यानी कुछ नहीं बचेगा। तो ये 1 होगा, ये 1 होगा। इसका मतलब ये रहा कि अल्फा की वैल्यू 1 को अगर मैं यहां पे रख दूं, अल्फा की वैल्यू 1 अगर मैं यहां पे रख दूं तो 1 माइनस 1 दैट इज 0। इसलिए हम स्ट्रॉन्ग के लिए अल्फा की वैल्यू 1 लेते हैं। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूंगा तो 1 में से 1 गया 0, यानी सारा का सारा टूट चुका है। और सारा का सारा टूट गया तो यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, 0 हो गया। ठीक, तो कुल मिलाकर ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखें, अगर स्ट्रॉन्ग का केस मान के चलता तो अल्फा की वैल्यू क्या है? 1। इस 1 को अगर मैं यहां रख दूं तो वॉन्टो फैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 प्लस 1 दैट इज 2। यानी अगर मैं मान के चलता हूं NaCl स्ट्रॉन्ग है, सारा का सारा ब्रेक होता है, तो इसका मतलब है कि अल्फा की वैल्यू 1 होनी चाहिए, क्योंकि सारा ब्रेक हो रहा है, स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैंने अल्फा की वैल्यू 1 रख दी। तो आई की वैल्यू क्या आ गई? 2। और मैंने अभी निकालना सिखाया था वॉन्टो फैक्टर आई। टूटने के बाद कितने पार्टिकल मिले? 1 और 1 ही 2, अपॉन टूटने से पहले कितने थे? 1। तो वॉन्टो फैक्टर की वैल्यू 2 ही तो आई थी, यहां भी 2 आ रही है। इसका मतलब पूरा केस कैसा हुआ? स्ट्रॉन्ग का हुआ। क्लियर है बात अब आपको? ठीक है, वीक की बात करते हैं। वीक के लिए अगर आपको याद हो तो डबल हेडेड एरो आता है, ठीक है। इसका मतलब है अब इस केस में अल्फा की वैल्यू 1 नहीं होगी, अब इस केस में अल्फा की वैल्यू 1 नहीं होगी, कुछ भी हो सकती है, बट 1 से कम होगी और 0 से ज्यादा होगी। क्लियर हुई बात आपको? इसका मतलब है अब ये जो अल्फा है वो कौन हुआ? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कितना टूट रहा है, ठीक है। इसी में बेस में आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं यहीं पे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन मान लेते हैं ये है कि NaCl अगर 92% आयोनाइज हो रहा है तो वॉन्टो फैक्टर क्या होगा? ठीक है, यानी अगर NaCl 92% आयोनाइज हो रहा है, यानी टूट रहा है, तो फिर वॉन्टो फैक्टर की वैल्यू क्या होगी? देखें, 92% का मतलब कितना हो गया? 0.92। आयोनाइज यानी कितना टूट रहा है, यानी अल्फा यानी डिग्री है इसकी 0.92, यानी ये बता रहा है कि जो NaCl है वो 100% नहीं टूट रहा, 100 में से 92% टूटा, आयोनाइज हुआ, यानी सारा का सारा नहीं टूटा, यानी वीक का केस हुआ। अगर स्ट्रांग होता तो 100% ब्रेक होता। इसका मतलब है डिग्री वर्ड का मतलब कितना, तो टोटल 100 में से कितना टूटा? 92%। इसका मतलब कौन हुआ? अल्फा हुआ। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 0.92। ठीक है, तो यहां रखने के बाद क्या होगा देखें, आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? 0.92। तो कुल मिलाकर आई की वैल्यू क्या आ गई? 1.92। अब आपको समझ में आ गया होगा। देखें, अगर NaCl सारा का सारा टूटता तो वॉन्टो फैक्टर 2 आता। अब की बार जो वॉन्टो फैक्टर आया वो है 1.92, यानी कंफर्म हो गया कि ये सारा का सारा ब्रेक नहीं हुआ, और सारा का सारा ब्रेक नहीं हुआ इसका मतलब वीक का केस हुआ, और वीक का केस है तो अल्फा की वैल्यू 1 से कम या फिर 0 से ज्यादा होगी, बट 1 नहीं होने की, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग का केस नहीं है। ये कह रहा है 92% टूटा है, यानी 100% नहीं टूटा, यानी ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, यानी कंप्लीटली ब्रेक नहीं हुआ। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, एक तो क्वेश्चन और करके इसके देख लेते हैं,
ताकि आपको बात अच्छे से और समझ में आ जाए। मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। देखें, मैं इसको रफ नहीं कर रहा, ये वाला पार्ट, बस ये वाला पार्ट रफ कर देता हूं ताकि आपको समझ में आता जाए, ठीक। देखें, मान लेते हैं मेरे पास अब की बार है CaCl2, ठीक है। ब्रेक होने के बाद क्या देगा, Ca2+ और 2Cl-। स्टार्टिंग में से कितने मोल लेंगे, 1, तो ये कितना होगा 0 और ये 0। इक्विलिब्रियम पर इसमें से कितनी अमाउंट टूटी, अल्फा, तो कितनी बनेगी, अल्फा बनेगी, अल्फा बनेगी। Ca के आगे कितना है 1, तो 1 अल्फा ही है। Cl के आगे 2 है, इसका मतलब ये 2 अल्फा हुआ। अब निकालने का तरीका सेम है, आप देख चुके हो। टोटल पार्टिकल टूटने के बाद ये बची, तो 1 - अल्फा प्लस 2 अल्फा अपॉन स्टार्टिंग में कितने पार्टिकल थे 1, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, तो I = 1 + 2 अल्फा, ये मेरे पास आया, ठीक है। अब देखें, अगर ये CaCl2 स्ट्रॉन्ग होता तो सारा टूटता तो अल्फा की वैल्यू 1 होती। अल्फा की वैल्यू 1 यहां रख दो, कितना आ गया वॉन्ट फैक्टर, 3 आ जाएगा। समझ में आ रही बात ये। अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो सारा ब्रेक होगा तो अल्फा की वैल्यू 1 होगी। अल्फा की वैल्यू 1 अगर यहां रख दूं तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। चेक करके देख लो, I = टूटने के बाद कितने पार्टिकल मिले, 1 Ca 2 Cl यानी 3 अपॉन टूटने से पहले कितने थे 1, तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर कितना आया 3। तो यहां पे कितना आ रहा है 3, क्यों, क्योंकि मैंने इसको स्ट्रॉन्ग माना है। बट अगर ये वीक है तो अल्फा की वैल्यू 1 से कम आएगी, और 0 से ज्यादा तो है ही खैर, तो अल्फा की वैल्यू 1 से कम आएगी, ये ध्यान रखना। इसका मतलब है यहां से मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकता हूं। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। जैसे मान लेते हैं आपके पास है K2SO4, ठीक है। तो K2SO4 का मैं ब्रेक करूं तो क्या बनेगा, 2K+ और SO4 2-। तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर की बात करें, यानी फिलहाल स्टार्टिंग में से कितने मोल होंगे, 1 0 0। आफ्टर सम टाइम या इक्विलिब्रियम अल्फा अमाउंट टूटेगी, अल्फा बनेगी। इसके आगे कितना नंबर है 2, तो 2 अल्फा। इसके आगे 1 ही है तो 1 ही रहेगा। तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर क्या आ जाएगा, 1 - अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 1। अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया तो I = 1 + 2 अल्फा आ जाएगा। तो ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी कि हम यहां से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपसे 1-2 पार्टिकल की और की बात कर लूं, देखें इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइड हो गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेक होने के बाद क्या बनेगा, 4K+ और FeCN6 - 4, ठीक है। स्टार्टिंग में कितने बोलोगे, 1 0 0। अल्फा अमाउंट टूटेगी तो अल्फा बनेगी। के आगे कितने पार्टिकल है, 4, तो 4 अल्फा। FeCN का होल6 के आगे कितने हैं नंबर, 1, तो 1 ही रहेगा। तो I क्या आ जाएगा, 1 - अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा अपॉन स्टार्टिंग में 1 था तो I = अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया तो 1 + 4 अल्फा, ठीक है। फिर से वही केस है, अगर ये स्ट्रॉन्ग है यानी सारा का सारा ब्रेक हो रहा है तो अल्फा की वैल्यू 1 आएगी, 1 यहाँ पे रख दोगे तो I की वैल्यू 5 आ जाएगी। यानी टूटने के बाद कितने पार्टिकल हैं 5, और टोटल कितने थे 1, तो 5/1 यानी 5 आ जाएगा। और अगर ये वीक है तो अल्फा की वैल्यू फिर 1 तो होने से रही, 1 से कम ही आएगी, ठीक है। तो ये आई थिंक ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, बुक ने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का एक फॉर्मूला दिया है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो ये बेटर है निकालने का तरीका, बट फिर भी बुक ने क्या दिया है उसके हिसाब से भी मैं आपको बता दूं, ठीक है। देखें, और एग्जाम्पल एक करके दिखा दूंगा बस, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। नहीं तो ऐसे करोगे तो बहुत जल्दी से समझ में आएगा, ठीक है। देखें, बुक ने क्या किया, मान लेते हैं मेरे पास एक एलिमेंट है यानी कोई कंपाउंड है, ठीक। ये मैंने कितने लिए हैं, n। अब जब ये टूटेगा तो क्या बनेगा, n और ये x। एग्जाम्पल मैं यहां साइड में रख रहा हूं, जैसे मेरे पास है NaCl, तो टूटने के बाद क्या बनेगा, Na+ और Cl-।
ठीक, जैसे मेरे पास है K2SO4, टूटने के बाद क्या बनेगा 2K प्लस और SO4 2 माइनस। ठीक है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो XN ये नंबर है एक नीचे, मान लेते 2 है, ये K2 है ना 2, तो ये जब टूटेगा तो 2 आगे आया ना ऐसे, तो ऐसे N आगे आ गया, यानी एक मॉलिक्यूल टूट चुका है। ठीक, अब देखें फिर से स्टार्टिंग में कितने मोल होंगे इसके, 1, तो ये कितना होगा 0। इक्विलिब्रियम में अल्फा अमाउंट टूटी है तो अल्फा अमाउंट बनेगी। अब मैंने कहा था ये जो अल्फा अमाउंट बन रही है उसका मतलब जो आगे नंबर दिया गया है वो नंबर इसके साथ आएगा, कितना है n, तो n हो गया। ठीक, अब बॉन्ड ऑफ फैक्टर अगर निकालना है तो निकालने का मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक, यानी 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा अपॉन स्टार्टिंग में कितना है 1, तो 1 आ गया, तो कुल मिलाकर क्या आ गया I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी, मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक, देखें इस 1 को यहां ले आओ तो I माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। ठीक है, तो I माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा अल्फा कॉमन आ गया बाहर, बच गया क्या n माइनस 1 अल्फा, n माइनस 1 को नीचे ले आओ तो I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा। तो ये हो गया अल्फा निकालने का तरीका। ठीक है, तो यहां से भी मैं अल्फा निकाल सकता हूं और जो मैंने अभी आपको समझाया था वहां से भी मैं अल्फा निकाल सकता हूं। मेरे हिसाब से वो बेटर था, बट आप ये भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, I वॉन्ट ऑफ फैक्टर है n है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। ठीक है, तो यहां से भी आप निकाल सकते हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये पहला केस हो गया हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सेकंड केस हमारे पास अभी और बाकी है, दैट इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो फिलहाल यहां तक आप करना चाहते हो तो कर लो राइट डाउन, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो आई थिंक ये आपने कर लिया होगा। ठीक है, देखें तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अब आपको फटाफट सारी चीजें समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये भी क्या होता है अल्फा होता है। ठीक है, देखें मेरे पास ये क्या था एसिटिक एसिड, कितने लिए मैंने 2 जुड़ के कितने बन गए थे 1, यहां पे बने ना 1। तो फिर से स्टार्टिंग में देखें इनिशियल, एक बात का ध्यान रखना, ये सभी को वेल नोन है कि केमिस्ट्री में हम जब भी कोई चीज करते हैं तो एक रेफरेंस लेके चलते हैं, और मोस्टली हम क्या करते हैं 1 मोल लेके चलते हैं एज अ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे 2 मोल है भले, यानी 2 लिखा हुआ है यानी 2 मोल हुआ, बट मैं आप इसको 1 मोल लेके ही चलूंगा। ठीक है, तो ये कितना होगा 0 होगा स्टार्टिंग में, यानी अभी जुड़ना शुरू नहीं हुआ। इक्विलिब्रियम पे जब ये कहानी आएगी। ठीक है, अब देखें मान लेते हैं इसमें से अल्फा अमाउंट टूटी, अब यहाँ पे 2 लिखा है मैंने, यहाँ पे अल्फा तोड़ा है, तो इसकी कहानी को जरा ध्यान से देखें। 2 पार्टिकल जुड़ के कितना बना 1, क्या ये आधा हुआ? तो इसका मतलब है 2 जुड़कर 1 बना, यानी जस्ट आधा हो गया। तो अगर इसमें से अल्फा अमाउंट टूटेगी तो यहाँ पे अल्फा बाय 2 बनना चाहिए, यानी अल्फा का आधा। तो जितना भी टूटेगा उसका आधा बनेगा। समझ में आ रही बात? ये 2 का 1 हो गया, यानी जस्ट हाफ हो गया। तो अगर इसमें से अल्फा अमाउंट टूटेगी तो जस्ट इसका हाफ होना चाहिए। ठीक है, हाँ मैं यहाँ पे 2 भी ले सकता हूं क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, फिर मुझे उसी हिसाब से अल्फा भी रखना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके चलें 1 मोल। ठीक है, अब बाकी सारा पॉइंट सेम है, आपको पता ही है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएशन के बाद ये बचा अपॉन स्टार्टिंग में कितना था 1, तो 1 आ गया। तो कुल मिलाकर क्या हो गया I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा 1 माइनस अल्फा बाई 2। तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर आ गया I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है, तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने कैसे कैसे सॉल्व किया। फिलहाल देखें, अगर ये स्ट्रॉन्ग है यानी सारा का सारा जुड़ रहा है, सारा जुड़ रहा है, तो अल्फा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। अगर ये सारा का सारा जुड़ रहा है तो अल्फा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो अगर 1 को यहां पे रख दूं तो क्या आ जाएगा
आई इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 यानी 2 माइनस 1/2 यानी 1/2। तो वांटा फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। और अगर मैं इसको अपने मेथड से करता स्टार्टिंग में तो वांटा फैक्टर क्या बताता है, जुड़ने के बाद कितने पार्टिकल है 1 अपॉन जुड़ने से पहले कितने 2। तो अभी भी तो वांटा फैक्टर की वैल्यू 2 यानी 1/2 आ रही है, यानी हाफ आ रही है। तो कॉन्सेप्ट वही है सेम, यानी यहां पे जो मैं आपको बताने वाला हूं वही दोनों बातें हैं। स्ट्रॉन्ग है तो क्या है और वीक है तो क्या है। देखो जब केस हो स्ट्रॉन्ग का डायरेक्ट निकाल लो, जुड़ने के बाद कितने बने, जुड़ने से पहले कितने थे 2। ये सब कुछ थिएटर करने की कोई नीड नहीं है। हाँ बट अगर वीक का केस है तो फिर तो आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। यानी आप ध्यान रखना, अगर आप पढ़ रहे हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, तो डिग्री वर्ड का मतलब होता है कितना, यानी कितना टूटा या कितना जुड़ा। इसका मतलब कितना जो आ रहा है ना वो ये कहना चाह रहा है सारा ना तो टूट रहा है, सारा ना तो जुड़ रहा है। इसका मतलब है आपको ये थिएटर करना पड़ेगा। बट अगर सारा टूट रहा है और सारा जुड़ रहा है तो मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं ना, मैं ये सब कुछ यूं करूं, जुड़ने के बाद कितने, जुड़ने से पहले कितने, ऐसे टूटने के बाद कितने, टूटने से पहले कितने। तो इसका मतलब है अगर केस स्ट्रॉन्ग का है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, वीक का है फिर ये सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, इसी में बता देता हूं। अगर मेरे पास ये एसिडिक एसिड की जगह बेंजोइक एसिड होता C6H5COOH, ऐसी C6H5COH, तो यही तो होता, 2 जुड़कर 1 बना है। ये कहानी है सारी। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखें तो आप बोलोगे सर डायमर तो आपने पढ़ा दिया, 2 से जुड़कर 1 बन गया तो हम उसको डायमर बोलते हैं। तो कुछ ट्राइमर वाले केस भी दिखा दो, ठीक है। तो कुछ ट्राइमर वाले केस भी देख लेते हैं। देखें मान लेते हैं मेरे पास ये है एसिटिलीन C2H2। अगर आपने पढ़ा होगा कहां 11वीं में, तो अगर मैं इसको रेड हीट कर देता हूं, ठीक है, और ये कितने ले लूं 3, रेड हीट करना है आयरन ट्यूब में, तो ये बेंजीन में चेंज हो जाता था। अगर आपको याद हो तो कितने C हो गए 6, H कितने हो गए 6, तो ये बन गया बेंजीन। अब देखें यहां 3 मॉलिक्यूल जुड़कर कितना बन गया 1 मॉलिक्यूल, यानी 3 जुड़कर 1 बना। इसका मतलब कौन हो गया ट्राइमर। तो अब आई थिंक बात आपको समझ में आ गई होगी, ट्राइमर बन गया, बेटर है। अब ये भी तो बता दो सर कि ये कैसे कैसे हमें सॉल्व करना है। देखें फिर मैं आपको ट्रिक भी बताता हूं कि कैसे कैसे करना है। देखें इनिशियल फिर से 1 ले लेंगे, ठीक, बेंजीन 0, अल्फा टूटा, तो मैंने कहा था 2 से जुड़कर 1 बना पीछे वाले केस में। तो बस यहां का और यहां का नंबर ध्यान रखो ना, बात खत्म। अल्फा टूटा तो अल्फा बनेगा, ठीक है। अब देखें यहां कितना है, यहाँ पे 1, तो 1 ही लिखना है मैंने। यहां जो नंबर है वो अपॉन में लिया हो बस। पहले नंबर यहाँ पे कितना था 2 नीचे ले आया था। यहाँ नंबर कितना है 3 नीचे ले आया था, मतलब नीचे लेके आ जाऊंगा। 4 होगा नीचे ले आओ 4, 5 होगा नीचे ले आओ 5। तो याद करने का शॉर्ट हैंड तरीका है अल्फा/3। तो अब वांटा फैक्टर निकाल लो, ठीक है। 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/3 अपॉन टोटल कितने 1। तो I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा/3। तो इसे सॉल्व करने के बाद क्या जाएगा 1 माइनस 2 अल्फा/3। तो वांटा फैक्टर क्या आ गया 1 माइनस 2 अल्फा/3। फिर से देखें अगर स्ट्रॉन्ग का केस होता तो अल्फा की वैल्यू कितनी होती 1 होती, तो मैं यहां रख देता तो क्या आ जाता 1/3 I की वैल्यू। जुड़ने के बाद कितने 1, जुड़ने से पहले 3, तो 1/3 तो आ गया। तो कुल मिलाकर स्ट्रॉन्ग का केस है तब ना, बट ये सारा थिएटर तो हम किसके लिए कर रहे हैं वीक के लिए। तो अल्फा की वैल्यू 1 से कम होगी, वो यहां रख दोगे, वांटा फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ऐसी मैं इसको 4 के केस के लिए भी सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। आपने कर लिया वो तो बेटर है। 4 के केस के लिए मैं आपको यहां बता देता हूं। देखें मान लेते हैं एलिमेंट है कोई भी, 4 ले लिए, 4 लेने के बाद क्या बन जाएगा x4, 4 जुड़कर 1 बन गया। फिर से 1 मोल लेंगे 0 अल्फा, ठीक, तो अल्फा/4 नीचे आ जाएगा। जो यहां नंबर होगा वो नीचे आ जाएगा, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो वांट फैक्टर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 4 अपॉन टोटल कितने थे 1, तो वांट फैक्टर आ गया 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 4 यानी I इज इक्वल टू 1 माइनस 3 अल्फा बाय 4। ठीक है, और अगर ये फिर से स्ट्रॉन्ग होता है तो अल्फा की वैल्यू 1 रख दोगे तो ये 1 बाय 4 आ जाएगा। और आप देख सकते हो जुड़ने के बाद 1 बना, टोटल कितने थे पहले 4, तो 1 बाय 4 तो 4 आ जाएगा, यानी 1 बाय 4 आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक, तो ये हो गया डिग्री ऑफ एसोसिएशन। क्वेश्चन अभी करके देखेंगे फिलहाल क्या क्या है। अब यहां से आगे जो आपको करना है वो क्या करना है, वो मेन बात आती है कि बुक ने डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालने का फॉर्मूला क्या बनाया हुआ है। जैसे मैंने अभी डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालने का तरीका बताया कि बुक ने कैसे बताया है, वैसे इसका भी देख लेते हैं एक बार कि बुक ने कैसे बताया है। तो अब तब तक इसको राइट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो आई थिंक आपने ये सब कुछ कर लिया हुआ। ठीक है, देखिए तो एक बार आप देख लेते हैं बुक ने कैसे कैसे इसको किया है। ठीक है, तो मान लेते हैं मेरे पास कोई भी एक एलिमेंट ले लेता हूं, मतलब कोई भी एक कंपाउंड है, कितने इसके नंबर लिए हैं, n लिए हैं। ठीक, जुड़ने के बाद ऐसे बन जाएगा, n से 1 बन गया। ठीक है, अब देखें स्टार्टिंग में फिर से एक पार्टिकल होगा 0, ये इनिशियल की बात हो गई। और इक्विलिब्रियम की बात करें, ठीक, तो 1 माइनस अल्फा, तो अल्फा बनेगा, बट यहां पे स्टार्टिंग में क्या है n, तो अल्फा बाय n बनेगा। तो I इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हुए 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n अपॉन 1, तो आ गया I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n। ठीक है, यहाँ तक 1 को यहां लियो तो I माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n, अल्फा और अल्फा कॉमन आ जाएगा, I माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 और ये अल्फा। ठीक, 1 अपॉन n माइनस 1 को नीचे लिया हो तो I माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन n माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा। तो ये हो गया अल्फा निकालने का तरीका। तो ये है अकॉर्डिंग टू बुक। बस आप ये जरूर ध्यान रखना, अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन है पता है, I वांट फैक्टर है पता है, ये जो n है ये नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन नहीं है, जुड़ने से पहले कितने पार्टिकल हैं, फोकस रखना। ठीक है, ये जो n है यानी वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन, जुड़ने से पहले कितने पार्टिकल हैं। ठीक है, तो मैं आपको रफली अब हल्का हल्का फटाफट बता देता हूं। देखें, जब हमने पढ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, तो हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू आ गया I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 और n था नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, टूटने के बाद। तो कंफ्यूज मत होना, इसको देखो इसको देखो, दोनों में अंतर किस बात का नजर आ रहा है, I माइनस 1 कॉमन है, n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। तो इसका मतलब है अगर मैं एक को याद कर लूं तो दूसरे को याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे n है और यहाँ पे 1 बाय n है। हालांकि मैंने इस मेथड को अभी आपको सिखाया कि मुझे इस चीज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट फिर भी क्योंकि बुक ने दिया हुआ है इसलिए मैंने कर लिया, नहीं तो मैं तो यहीं से सॉल्व कर सकता था सारा का सारा, यहाँ तक जाने की कोई नीड नहीं थी। या एग्जाम्पल जो दिया होता वहीं 1 0 ऐसा कुछ मान के फटाफट उसको कर देता, तो ये याद रखने की नीड नहीं पड़ती। बट फिर भी अगर आप याद रखना चाहते हो तो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बात का ध्यान रखना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में n का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन, जबकि इस केस में जो n है वो है नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन। तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, थोड़े बहुत क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि वांट फैक्टर लगाते कैसे हैं। देखें तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ वांट फैक्टर से, ताकि आपको बातें समझ में आ जाए। देखें, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन है मेरे पास, आपको दिया गया है 0.1 m NaCl, 0.1 m CaCl2, 0.1 m ग्लूकोज। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है इसमें आप ये बताओ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, ये आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, अब
इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन को कराऊं, पहले देखें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वांट ऑफ फैक्टर को लगाने के बाद जो निकल के आई थी मॉडिफाइड, वो लिख देता हूं फटाफट। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू आई इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। ये क्या था? रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पहला टॉपिक। सेकंड क्या था? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, अब यहां पे ध्यान रखना, ये सभी को पता है कि ये वाला टर्म है मोलैलिटी। क्या है ये? मोलैलिटी। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी, एक ही बात है। ठीक है, चलो तीसरा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। सेम एज लाइक मोलैलिटी है इतना पार्ट, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी। चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज इक्वल टू आई इंटू डब्ल्यू अपॉन एम वी, और ये क्या था? आर टी। डब्ल्यू अपॉन एम वी को हम क्या बोलते हैं? मोलैरिटी। तो पाई इज इक्वल टू आई इंटू एम आर टी, ऐसे भी लिख सकता हूं। देखें, अब आपको क्वेश्चन करने में मजा आएगा, बातें भी समझ में आएंगी क्या क्या पार्ट है। क्वेश्चन क्या करा? हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन आया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। 0.1 m, 0.1 m, 0.1 m, इसका मतलब क्या है? जो मोलैलिटी है, मैं लिख देता हूं, मोलैलिटी की वैल्यू तीनों के लिए सेम है, यानी डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, यानी मोलैलिटी तीनों के लिए सेम है। तो ये तो कट हो गया, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। के बी कॉन्स्टेंट होता है, इसका भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है डेल्टा टी बी डायरेक्टली है आई के, यानी जिसका वांट ऑफ फैक्टर ज्यादा होगा उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। डेल्टा टीबी का मतलब क्या था? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। इसका मतलब जिसके वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। समझ आ रही बात? ये जिसका वांट ऑफ फैक्टर ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। इसका मतलब है इन तीनों में NaCl, फटाफट देख लो, NaCl टूटने के बाद क्या बना? Na प्लस Cl माइनस, वांट ऑफ फैक्टर क्या आ जाएगा? टूटने के बाद कितने पार्टिकल मिले? 2। टूटने से पहले कितना था? 1, तो वांट ऑफ फैक्टर आ गया 2। ठीक, CaCl2 तोड़ के देख लो, क्या बन गया? Ca2 प्लस 2Cl माइनस, तो वांट ऑफ फैक्टर 2 ये 1 ये 3, टूटने से पहले 1 3। ग्लूकोज के लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 होती है, बता चुका हूं मैं अभी, ना तो टूटता है ना ही जुड़ता है। CaCl2 का वांट ऑफ फैक्टर कितना आ गया? 3। NaCl का वांट ऑफ फैक्टर कितना आ गया? 2। तो अब आपको दिखाई दे रहा है कि वांट ऑफ फैक्टर सबसे ज्यादा किसका है? वांट ऑफ फैक्टर सबसे ज्यादा है CaCl2 का, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका हाईएस्ट हुआ। ठीक है, तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। तो ऐसे क्वेश्चन बेसिकली 1 नंबर में आते हैं अगर हम 12th की बात करते हैं तो। ठीक है, फिलहाल 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपको बातें समझ में आ जाए। ठीक है, आप इसको राइट डाउन करना चाहते हो तो कर सकते हो, या थोड़ा देखना चाहते हो तो देख सकते हो। देखें, इसी क्वेश्चन में मैं आपको बहुत सारी बातें समझा सकता हूं। देखें, फ्रीजिंग पॉइंट मान लेते हैं, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पूछना चाह रहा है कि इन तीनों में से फ्रीजिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट किसका होगा। इसका मतलब है अब की बार जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यहां से पूछा गया है। ठीक है, डेल्टा टी एफ इजिकल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। तो क्योंकि एम मुझे तीनों का दिया हुआ है तो मैं ये ओपन क्यों करूं, ऐसे ही लिख देता हूं डायरेक्टली, डेल्टा टी एफ इजिकल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। मोलैलिटी तीनों की सेम है तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। के एफ कॉन्स्टेंट है, नहीं फर्क पड़ेगा, आई बच गया, तो डेल्टा टी एफ डायरेक्टली हो गया आई के। इसका मतलब है आई यानी जिसका वांट फैक्टर ज्यादा होगा उसका डेल्टा टी एफ ज्यादा होगा।
डेल्टा टीएफ का मतलब क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सोच के चलो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन का मतलब घटना, यानी जितना वांट ऑफ फैक्टर ज्यादा होगा उतना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, यानी फ्रीजिंग पॉइंट उतना ज्यादा घट जाएगा। कॉन्सेप्ट को समझें, वांट ऑफ फैक्टर ज्यादा है तो डेल्टा टीएफ ज्यादा है, पर डेल्टा टीएफ का मीनिंग ये कहता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट का घटना उतना ज्यादा हो जाएगा, यानी उतना ज्यादा वो घट जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं आई इनवर्स है फ्रीजिंग पॉइंट के, यानी जिसका वांट ऑफ फैक्टर ज्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि अगर आई ज्यादा होगा तो डेल्टा टीएफ ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, यानी फ्रीजिंग पॉइंट उतना ज्यादा डिप्रेस हो जाएगा, यानी घट जाएगा, इसलिए इनवर्स हुआ। तो अब जरा देखें, फ्रीजिंग पॉइंट और वांट ऑफ फैक्टर एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, यानी सबसे कम वांट ऑफ फैक्टर इसका है। तो सबसे कम वांट ऑफ फैक्टर अगर इसका है तो फ्रीजिंग पॉइंट इसका ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इनवर्स है, ठीक है। तो इसका वांट ऑफ फैक्टर कम है, इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट इसका हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे आपको ये अप्लाई करने हैं क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है। एक तो क्वेश्चन और करते हैं, देखिए जैसे क्वेश्चन है NaCl K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस K4FeCN का होल 6। आपको कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वांट ऑफ फैक्टर अरेंज करें, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वांट ऑफ फैक्टर अरेंज आपको करना है। तो वांट ऑफ फैक्टर के फॉर्म में आपको अरेंज करना है चारों को, ठीक है। NaCl K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस K4FeCN का होल 6। फटाफट कर लेते हैं, देखें NaCl टूटने के बाद क्या बना, Na प्लस Cl माइनस, अब आपको पता ही है कितना आएगा 2, टूटने के बाद कितने मिले 2, स्टार्टिंग में 1 है तो 2/1 आ जाएगा, सिंपल 2। ऐसे मेरे पास कौन है K2SO4, तो K2SO4 को तोड़ने के बाद क्या बनेगा 2K प्लस और SO4 2 माइनस, तो वांट ऑफ फैक्टर कितना आ जाएगा, टूटने के बाद कितने बने 2 और एक 3/1, तो कुल मिलाकर 3 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो Al2SO4 का होल थ्राइस, मैं इसको यहीं ब्रेक कर देता हूँ, 2Al3 प्लस और 3SO4 2 माइनस, तोड़ना आपको आता ही होगा, टूटने के बाद कितने बने 2 और 3 5/1, तो वांट ऑफ फैक्टर इसका कितना आ गया 5, तो इसका आई आ गया 5, इसका आई आ गया 2, इसका आई आ गया 3, ये अभी आपने तोड़ा ही है, 4K में टूटेगा, 1 इसमें टूटेगा, तो 4 है 5, तो इसका वांट ऑफ फैक्टर आ गया 5। तो सभी के वांट ऑफ फैक्टर आपके पास आ गए, ठीक है। तो अगर यहां ध्यान से देखें तो इन सभी में इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लगाना है वांट ऑफ फैक्टर के, ठीक है। तो फिलहाल सबसे कम वांट ऑफ फैक्टर किसका है NaCl का, तो NaCl, इसके बाद K2SO4, इसके बाद इन दोनों का वांट ऑफ फैक्टर सेम है, तो अप्रोक्स में हम लिख सकते हैं Al2SO4 का होल थ्राइस सेम है किसके, K4FeCN के होल 6। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए, देखिए तो मान के चलें क्वेश्चन ये है, आपको दिया गया है 0.1 m K2SO4, 0.1 m Al2SO4 का होल थ्राइस, 0.1 m C6H12O6 यानी ग्लूकोज। आपसे पूछा जा रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है तीनों के लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, किसका हाई होगा।
ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखें, ऑस्मोटिक प्रेशर अगर आपको बताना है, मोलैरिटी तीनों की सेम दी है, यहां जाओ, पाई इज इक्वल टू आई इंटू एम आर टी। प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसको सी लिखा था एम की जगह, कंफ्यूज मत होना, मोलैरिटी कंसंट्रेशन एक ही बात है, ठीक है। मोलैरिटी तीनों की सेम है, आर गैस कांस्टेंट होता है, टी तीनों के लिए कांस्टेंट है, तो कुल मिलाकर तीनों तो ये कांस्टेंट हो गए, क्या बच गया, पाई डायरेक्टली हुआ आई के, यानी जिसका बॉन्ड फैक्टर ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। इसे तोड़ लो, कितने बनेंगे, 2K और एक SO4, तो बॉन्ड फैक्टर कितना आ गया, 3, ठीक। इसे तोड़ लो, 2Al और 3 SO4, कितना आ गया, 5। ग्लूकोज का बॉन्ड फैक्टर 1 होता है, ये मैं बता चुका हूं। तो कुल मिलाकर बॉन्ड फैक्टर किसका ज्यादा है, इसका, और बॉन्ड फैक्टर ज्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा, यानी हाई जो आ गया वो किसका आ गया, Al2SO4 का होल साइज, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा।